राम राम दोस्तों। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं पहले थोड़ा सा 2 मिनट का समय उसको देते हैं कि हमने पिछला वीडियो कहाँ पे एंड किया था। 1433 में जिलवाड़ा नाम के स्थान पर गुजरात से संघर्ष करने के लिए मेवाड़ की सेना जाती है और एक रात में ये चाचा मेरा महपा पवार के बहकावे में आकर इस मोकल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब मोकल की हत्या हो गई जिलवाड़ा नामक स्थान पर। इस अभियान में इसके साथ कुंभा भी था। कुंभा कौन? मोकल का पुत्र। अब इस स्थान पर कुंभा भी था, तो मोकल के बाद कौन बन जाएगा? कुंभा। तो क्या करते हैं, सिसोदिया सरदार सुरक्षित रूप से कुंभा को जिलवाड़ा से निकाल के चित्तौड़ पहुंचाते हैं और चित्तौड़ में पहुंचाने के बाद उसको रख देते हैं। अब मोकल जा चुका है तो मोकल का शासनकाल हम एक बार के लिए लिख लेते हैं, अब फिर कुंभा पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या आ गया? मोकल। ठीक है, कब? 1421 से 1433। कोई आपत्ति नहीं है। अब मोकल आ गया। अब गौर करना, राणा मोकल, न राणा लिखा न महाराणा लिखा। क्यों लिखे? ऐसा कुछ किया क्या? ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगा? कुंभा। ठीक है, बाद में पता लग जाएगा आपको ऐसा क्यों लिखा। महाराणा कुंभा। शासन कब से शुरू होगा भाई? 1433। कब तक चलेगा देखेंगे अभी। चौदह सौ 33 में कौन आ गया? कुंभा। अब कुंभा आ गया साहब, चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। अब कुंभा शासक बनता है, लेकिन उस समय ही ये सारी घटनाक्रम कि भाई राघव देव की मृत्यु हो चुकी है, मोकल को मार चुका है, ये सारी की सारी बातें सिसोदिया सरदार पहुंचा देते हैं किस तक? राणा चुंडा तक, जो थे ना इसके बड़े भाई, जो इसके बड़े पुत्र थे, जिनका अधिकार था, जिन्होंने त्याग दिया था, उन तक कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है और आपकी सख्त आवश्यकता है। तो साहब वो फिर से गुजरात मालवा छोड़कर कहाँ चले आते हैं? मेवाड़ में चले आते हैं। अब मेवाड़ में चले आते हैं। अब कुंभा से अपनी वार्ता करते, गुफ्तगू चल रही होगी, कुंभार को अपने पक्ष में लेते होंगे या कुंभार के सलाहकार बन जाते होंगे गुप्त रूप से, तो कुंभा को वो समझाते होंगे। संभवतः ऐसा ही रहा होगा कि फिलहाल समय नहीं है कि इस कुंभा के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। कुंभा के सामने चुनौतियां, एक तो मेरे बाप के जो हत्यारे हैं, कौन? चाचा मेरा और महपा पंवार, मेरे को उनकी हत्या करनी है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि मेरा बाप स्वयं स्वतंत्र रूप से राज नहीं कर पाया, रणमल राठौर सब कुछ चला रहा है और यहाँ पे मेवाड़ सरदारों की जगह भी सारे के सारे राठौड़ी बड़े पड़े, तो मुझे धीरे धीरे इनको हटाना है, वापस मेरे को स्वतंत्र रूप से मेवाड़ का राज्य स्थापित करना है। ठीक है, तो दूसरा ये है रणमल राठौड़ जो कांटा है। ठीक है, अब इस समय पर क्योंकि ये सही समय नहीं है, कुंभा भी अभी प्रशासक बना है और मेवाड़ की रियासत में राठौड़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्यों ना पहले इनको निपटाया जाए और इनको निपटाने में इसी की सहायता ले ली जाए। ठीक है, तो इनकी सहायता से, रणमल राठौड़ की सहायता से महाराणा कुंभा पहले तो चाचा और मेरा को निपटाने का प्लान बनाते हैं। अब देखो, ये चाचा और मेरा और महपा पंवार जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल को मारकर अरावली की श्रेणियों की तरफ भाग जाते हैं। तो सैन्य अभियान जाता है, चाचा मेरा मिल जाते हैं, चाचा और मेरा की क्या कर दी जाती है साहब? हत्या कर दी जाती है। चाचा मेरा की हत्या होगी, बचा कौन? महपा पंवार। वो भाग जाता है और कहाँ चला जाता है? मांडू। कहाँ चला गया? मांडू। और उस समय मांडू में होता है महमूद खिलजी। अब ये महमूद खिलजी मैं इसको फर्स्ट बोलूंगा क्योंकि एक और महमूद खिलजी आएगा, वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब मांडू में ये है। अब इसने क्या दे दी? महपा पंवार को शरण दे दी। अब स्वाभाविक रूप से है, कुंभा बोलेगा कि भाई मुझे ये दे दो, ये नहीं लौटाएगा। ये क्यों नहीं लौटाएगा? क्योंकि याद करो, इनके समय पे मेवाड़ और मालवा के समय जो टकराव था, विरोध शुरू हो चुका था, इन्होंने उनके क्षेत्र पे आक्रमण किया, बाद में छुटपुट संघर्ष चल रहा होगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान की बड़ी लड़ाई है तो 2-3 है, लेकिन छुटपुट फायरिंग होती रहती है। तो ये तो ताक में है भाई, अगर ये बड़ा शासक है तो बहाना चाहिए मैं इस पर अटैक कर दूं, तो ये स्वाभाविक रूप से मना करेगा। तो ये मना करेगा तो एक युद्ध होता है। कब? 1437 में, जिसको हम बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है? कुंभा लड़ने जाता है। कुंभा अकेला तो जाएगा नहीं भाई, पहले प्लानिंग क्या थी कि रणमल राठौड़ की राय थी पहले इनको तो निपटाओ, तो रणमल को पता भी नहीं है, तो ये जाता है कुंभा किसके खिलाफ? इसके खिलाफ। महपा पंवार को तो मार दिया जाता है और खिलजी को परास्त करके बंदी बना के चित्तौड़ ले आता है।
अब चित्तौड़ ले आया। अब चूंकि ये बहुत मांडू या मालवा गुजराती बड़ी बड़ी रियासतें कह सकते हैं, ठीक है। चित्तौड़ ने क्या मतलब सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ये चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। कौन? कुंभा स्तंभ का निर्माण करवाता है। अब विजय स्तंभ जब ये बनवा रहे थे तो 1 2 3 मंजिल बन गया साहब। अब कुंभा के मन में आया कि यार पहले अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो अपने खूब मंदिर तोड़े थे, तो कल को हो सकता है ना मैंने खिलजी को पकड़ा, इसके वंशज या फिर गुजरात से कोई भी आक्रमण कर दे, तो ये इतना भव्य हम बना रहे हैं, खूब बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसको कोई सलाह देता है, इसके कोई राजनीतिक विशेषज्ञ, कि साहब वो लोग मुसलमान हैं, धर्म के बड़े कट्टर हैं, तो क्यों ना इस पर हम अल्लाह लिख दें, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी मंजिल पे अल्लाह लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है साहब इसको 8 मंजिल बना दिया। फिर वो सोचता है कि अगर 3 मंजिल छोड़ी ऊपर की उड़ा दी तो कि ठीक है 8वीं मंजिल पे फिर लिख दो, तो 8वीं मंजिल पे फिर लिख दिया जाता है। तो विजय स्तंभ के अंदर आपको तीसरी मंजिल पे और 8वीं मंजिल पे अरबी भाषा में अल्लाह दिखा हुआ देखने को मिलता है। उसके मध्य ये वाली कहानी हो सकती है, हो सकता है कुछ और भी कारण हो, ये सारे धर्मों का सम्मान करता हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, हमको ऐसी कहानी गढ़नी है। इसमें काफ़ी कहानियाँ सही भी है, सिर्फ फालतू नहीं है, लेकिन कई सारी किदवंतियाँ भी हैं। तो हमको तो ऐसी कहानी याद रखनी है जो एक बार हमको सारे के सारे मेवाड़ के राजवंश के जितने भी राजा हुए हैं उनका नाम और उन्होंने अपने शासनकाल में किन किन से संघर्ष किया और क्यों संघर्ष किया इसका स्मरण करा सके। तो साहब हो गया। अब 1437 में अपने ये 2 काम तो हो गए। क्या? चाचा मेरा महपा पवार निमट गया, तो खिलजी को पकड़ लिया। अब खिलजी को पकड़ने के बाद कुछ महीने बाद ये कुंभा खिलजी को छोड़ देता है, जो बहुत बड़ी भूल थी। जीवन में कभी भी दुश्मन को अगर परास्त हो गया तो जीवित नहीं छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सांप को जीवन छोड़ दोगे तो वो दोबारा मौका आने पर ढसेगा जरूर। ये गलती पृथ्वीराज चौहान ने भी करी थी। ऐसा सुनने को मिलता है कि मोहम्मद गौरी ने 17 से ज़्यादा बार आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान ने उसे हर बार परास्त किया था और जीवित छोड़ देता था। और लास्ट में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का ही तो अंत हो गया ना तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो यही गलती इसने भी करी। ठीक है, ये इसको मार पाए नहीं मार पाए, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो 1437 में कुछ समय कैद करके ये उसको छोड़ देता है। अब यहाँ पे 1437 में बात आ गई। अब चल रहा है साहब, अब हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है कि हमें रणमल राठौड़ का जुगाड़ करना है। तो उसका जुगाड़ करना है तो उसके लिए कोई प्लान बनाया जाए। बस सीधी सीधी मैं यहाँ मारवाड़ से विरोध तो नहीं कर सकता, क्योंकि खुद यहाँ पे बहुत सारे राठौड़ बैठे पड़े हैं। मेरी सेना भी खुद अभी मेरे हाथ में नहीं है, मैंने नया नया प्रशासन संभाला है भाई। अगर मैंने सारंगपुर भी जीता तो रणमल की सहायता ही से जीता, तो इसको कैसे, तो इसको तो छल से मारना पड़ेगा। तो जब ये हंसाबाई का विवाह होता है लाखा से, तो हंसाबाई के साथ कई सारी दासियां आती हैं। उन दासियों में एक दासी होती है भारमली। भारमली अब स्वाभाविक रूप से विवाह से पहले ये भारमली कहाँ थी? मारवाड़ में थी। और विवाह के बाद ये भारमली कहाँ आ गई? हंसाबाई के साथ मेवाड़ आ गई। तो ये हम उम्र थी, तो साहब इससे टांका फिट था अपने रणमल का, मतलब ये उसकी प्रेमिका थी। तो रणमल राठौर इसकी सुंदरता पे भी बड़ा आसक्त था। तो इस समय ये भारमली कहाँ पे है ये? अब उसके प्रेम में रणमल राठौर काफी समय मेवाड़ में गुजारा करता है। तो तकरीबन 1438 के आसपास, हाँ 1438 के आसपास ये रणमल राठौर अपने पुत्र जोधा के साथ मेवाड़ में ही था। तो ये भारमली चूंकि इसकी प्रेमिका है, तो ये भारमली के साथ प्लान बनाता है कि तुम जहर दे दो। किसको? कुंभा को। कुंभा को। अब क्यों देना चाहता है भाई रणमल राठौर? कुंभा को जहर क्यों देना चाहता है? कुंभा को जहर इसलिए देना चाहता है कि अब तक तो सारंगपुर युद्ध में कुंभा ने रणमल राठौर का साथ लिया और प्रेम से रहा, लेकिन इसके बाद कुंभा के तेवर बदल गए। क्यों? क्योंकि कुंभा का उद्देश्य ये हो गया कि मुझे तो रणमल को निपटाना है, और यहाँ पे राठौर भी तो हैं, इसके भी तो गुप्तचर हैं, तो इसको भी तो पता लग गया होगा कि कुंभा राणा चुंडा की कहने पे चल रहा है। तो वास्तव में ये जो भी हो रहा है ना, ये तुम्हारी मर्जी से या कुंभा की मर्जी से नहीं हो रहा, वो चुंडा करवा रहा है। अब तुम्हारा कहना नहीं चलने वाला। तो इसको समझ में आ गया कि भाई अब ये मेरे हाथ की कठपुतली नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इसको हरा कर या फिर इसको मार कर, मारवाड़ तो अपना है ही सही, मेवाड़ पर भी अपना अधिकार कर लूं। तो इसके चलते संभवतः ये जहर से कुंभा को मारने का प्रयास करता है। लेकिन हंसाबाई का पुत्र था ये मोकल, और मोकल का बेटा था कुंभा। तो भारमली ने इसे पाला पोसा था, तो भारमली इसको अपने पुत्र के समान मानती थी। तो ये लव ट्रायंगल हो गया। ये तो अलग वाला लव है और ये एक माँ बेटे वाला लव है, लेकिन इसकी जान
इस पे तो अटकी पड़ी है। तो ये सारी की सारी कहानी आकर किसको बता देती है? कुंभा को, कि हम पे ऐसा ऐसा बोला गया है कि तुम जहर दे के मार दो। फिर कुंभा बोलता है कि तुम ऐसा करो, इस जहर को स्वयं रणमल को दे दो। तो जब इनका रासलीला करने वाला समय आता होगा, ये शराब में इस जहर को मिलाकर रणमल को दे देती है और रणमल की मृत्यु हो जाती है। अब भारमल्ली को स्वाभाविक रूप से ये नहीं पता था कि प्राण जोधा के भी खतरे में है। भाई ठीक है, रणमल तो ऐसा है, उसको मारा जाना चाहिए, उसने राघव देव वगैरह की भी हत्या की है सारे के सारे, लेकिन जो रणमल राठौर का बेटा होता है वो कौन होता है? राव जोधा। अब राव जोधा, अब कुंभा यहाँ पे रुकता नहीं है, वो राव जोधा के प्राण को भी हरना चाहता है, या फिर राणा चुंडा उनको भी हरना चाहता है। तो ये जोधा को भी मारने के लिए जाते हैं। और जब भारमल्ली को इस बात का पता लगता है कि जोधा के प्राण खतरे में हैं, तो जोर से चिल्ला के बोलती है कि भाग जोधा भाग, थारो रणमल मारियो जाए। ये कुछ कुछ कथन है जो कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसने कहा था, तो ये कथन भारमल्ली ने कहा था। तो जोधा कब 1438 में हुआ। तो जोधा मेवाड़ से भागता है अपनी जान बचाकर, और कहाँ चला जाता है? मारवाड़। अब मारवाड़ पहुंच गया। अब मारवाड़ का उस समय राजधानी कह लो या प्रमुख केंद्र कह लो, वो था मंडोर। अब इसको मारने के लिए इसके पीछे पीछे जाता है चुंडा। कौन सा चुंडा? राणा चुंडा। राणा चुंडा इसके पीछे पीछे जाता है, और इसके पीछे पीछे जाते हुए ये 1438 में मंडोर पर भी अधिकार कर लेता है। तो मंडोर तक किसकी सीमाएं हो गई? मेवाड़ की, अर्थात मंडोर भी मेवाड़ के अधीन आ चुका है। ठीक है साहब। अब ये जो मंडोर 1438 में जोधा के हाथ से गया, भाई अब तो मैं बोल सकता हूं ना कि भाई रणमल मर गया तो जोधा का शासनकाल शुरू हो गया। तो जोधा का शासनकाल कहां से शुरू होगा? 1438 से। अब ये इसके बाद जो 1438 में जोधा के हाथ से ये गया है ना, क्या? मंडोर। अब ये मंडोर को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहेगा, लेकिन इसको अंत में सफलता मिलेगी 15 साल बाद, 1453 में। कैसे मिलेगी वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि जोधा और इसकी शक्ति में काफी अंतर है। अब धीरे धीरे इसने धीरे धीरे राठौड़ों को भी मार दिया, धीरे धीरे वापस सिसोदियों को कर लिया, और मेवाड़ एक बड़ी शक्ति थी। यहाँ तो ये पहले ही आपस में घर के ही लड़ मर रहे थे, हमने देखा मारवाड़ में क्या क्या चल रहा था, तो वो तो आपस में गुट बने पड़े थे। तो ये काफी अपने जो राठौड़ सरदार होते हैं उनके साथ साथ बार बार आक्रमण करता रहता है, किंतु सफल नहीं हो पाता। अब आ चुका है कुंभा। अब साहब ये तो कुंभा अपने अंदर के ग्रह कलेशों से या फिर जो आंतरिक संघर्ष था उनसे निमट चुका है। अब कुंभा का राजपाट हो चुका है कहाँ पे? मंडोर तक। अब कुंभा के सामने और क्या चुनौतियां हैं? अब कुंभा ने अपने शासन में स्थायित्व प्राप्त कर लिया, लेकिन देखो कुंभा ने अटैक किया था कब? 1437 में सारंगपुर के युद्ध में। किस पर? महमूद खिलजी पर, मालवा के, और उसको जीवित छोड़ दिया था। तो वो इतना बड़ा शासक ऐसे ही थोड़ी ना चुप बैठेगा, वो चाहेगा कि सही मौका आए और मैं अपने इस अपमान का बदला लूं। तो 1453 में, कब? 1453 में ये अटैक करता है। कहाँ पे? कुंभलगढ़ पे। कुंभलगढ़ पे अटैक करता है। कुंभलगढ़ पे अटैक करता है, कुंभलगढ़ में भारी तोड़फोड़ पहुंचाता है और यहां से भारी लूटपाट करके लौट जाता है। और 1453 में एक और जगह इनका संघर्ष होता है, बदनौर। बदनौर, बदनौर जिसको हम बदनौर का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में कुंभा द्वारा अच्छा प्रतिकार किया जाता है, और बदनौर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। ठीक है साहब। तो यहाँ पे इसने लूटपाट करी और दूसरी जगह पे युद्ध हुआ, उसमें तो कुंभा की विजय हुई और कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। अब जब ये इधर है हमारा मेवाड़, ये मेवाड़, इधर है हमारा मारवाड़, ठीक है, और इधर है हमारा मांडू या मालवा। तो जब 1453 में इस मोर्चे पर संघर्ष चल रहा है, उसी समय पीछे से 1453 में मंडोर पर राव जोधा अधिकार कर लेता है, क्योंकि भाई सेना इधर बिजी है ना, और ये लगातार चुप थोड़ी ना बैठा है, 15 वर्षों से छुटपुट संघर्ष तो जारी रहा। तो इसी समय 1453 पे जोधा किस पर अधिकार कर लेता है? मंडोर पर। अब मंडोर पर अधिकार कर लिया, इधर तो निमट गए साहब, इसको हरा दिया, उसको तोड़फोड़ करनी थी कुंभलगढ़ में, कर ली। अब वापस सेना इस और बढ़ेगी, तो इस और सेना बढ़ेगी तो बीच में मध्यस्थता करती है हंसाबाई। अब हंसाबाई कौन है? हंसाबाई देखो, हंसाबाई इसका पुत्र मोकल और मोकल का पुत्र कुंभा। तो हंसाबाई कुंभा की तो दादी है, और इसका भाई है कौन? रणमल, और रणमल का पुत्र कौन है? जोधा। तो जोधा की क्या है? बुआ है। तो इसके तो दोनों लगते हैं ना, ये भी पोता लगता है
और ये इसकी बुआ लगती हैं। तो हंसाबाई बीच में मध्यस्थता करती है और बोलती है कि किस प्रकार, मतलब तुम आपस में भाई भाई हो, एक ही परिवार के हो, तो आपस में क्यों लड़ रहे हो। और अब तक क्या हो चुका है कि कुंभा भी काफ़ी संघर्ष करते 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 कई सारे मोर्चों पर ये संघर्ष कर रहा है, तो अब इसको भी एक जगह ध्यान केंद्रित करना होगा। तो ये भी उचित समझता है कि क्यों ना अब इससे संधि कर ली जाए। तो 1453 में हंसाबाई द्वारा मध्यस्थता करने पर सोजत पालीत के दुर्ग में, सोजत के दुर्ग में कौन सी संधि होती है साहब? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। अब ये आवल बावल की संधि क्या है ये देख लेते हैं। कब हुई साहब? 1453 में। ठीक है, आवल बावल की संधि क्या है? पहले मंडोर क्या था? मारवाड़ था। फिर इसने आक्रमण किया, ये मेवाड़ हो गया। फिर इसने वापस जीत लिया, ये मारवाड़ हो गया। फिर तुम आक्रमण करोगे तो तुम्हारे मध्य ये सीमा का विवाद हमेशा चलता रहेगा, कहाँ तक मारवाड़ है, कहीं तक मेवाड़ है। तो हम क्या करते हैं, एक संधि करते हैं आवल बावल की, मतलब जहाँ जहाँ तक आंवले के पेड़ हैं वहाँ तक मेवाड़ है, और जहाँ बबूल के पेड़ हैं वहाँ से मारवाड़ की शुरुआत है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा समझा जा सकता है आवल बावल नाम क्यों है, आंवला बबूल। ठीक है, आवल बावल की संधि हो गई। और इस संधि के बाद मैंने फिर से कहा था कि इतिहास में आपको कई सारी संधियों के बाद विवाह देखने को मिलेंगे, वैसा ही यहाँ पर भी होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए। ये कुंभा का पुत्र होता है कौन? रायमल। तो रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी से करा दिया जाता है। श्रृंगार देवी से विवाह करा दिया जाता है। इनका क्या हो गया भाई? छोरा छोरी परण गए। अब श्रृंगार देवी से विवाह करा दिया। इस बात का पता हमको कहाँ से मिलता है? इन श्रृंगार देवी ने रायमल के शासनकाल में, जो अब आएगा बाद में, घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो कोई पूछ ले, घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी कौन थी? रायमल की पत्नी, जोधा की बेटी, घोसुंडी बावड़ी। और घोसुंडी बावड़ी पर एक घोसुंडी प्रशस्ति लिखी हुई है, उससे हमको इस बात का पता लगता है कि आवल बावल की संधि के बाद यह विवाह संपन्न हुआ था। ठीक है, सब ब्याह हो गया। अब गुजरात से संघर्ष देखते हैं। अब ये तो कुंभा का कहाँ से संघर्ष, हमने मालवा से संघर्ष देख लिया, हमने मारवाड़ से संघर्ष देख लिया, और कुंभा ने गुजरात से भी संघर्ष किया। गुजरात, लेकिन गुजरात में संघर्ष देखने से पहले मैं 1453 के सन पे फिर से आना चाहूंगा। अब 1453 के सन में क्या क्या घटनाएं हुई? कुंभलगढ़ पर आक्रमण, बदनौर का युद्ध लड़ना पड़ा, मंडोर पर अधिकार हो गया जोधा का, संधि करनी पड़ी। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये साल बड़ा भारी पड़ा कुंभा पर, क्योंकि जैसे ही इसका नाम था या फिर जैसे इसके कारनामे थे, कभी अपनी शक्ति को क्षीण नहीं होने दे रहा था, तो ये एक थोड़ा ऐसा काल कह सकते हैं या ऐसा समय कह सकते हैं। अब गुजरात के साथ इसका संघर्ष देख लेते हैं साहब। यहाँ पे क्या है? ये हमारा है मेवाड़, और उस समय मेवाड़ के अधीन था नागौर। अब नागौर, और यहाँ पे है मेरा गुजरात। अब गुजरात में कौन है? और इधर चल रहा है अपना मांडू या मालवा। अब मालवा का कौन है साहब? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कौन सा? फर्स्ट। अब महमूद खिलजी फर्स्ट है, इससे संघर्ष चल रहा है। इससे संघर्ष अभी 1453 में ये बदनौर का युद्ध हार के आया है। तो इसको ये तो पता है कि भाई मैं अकेला कुंभा को परास्त करने में शायद सक्षम नहीं हूं, या फिर टक्कर लेने में मेरी सैन्य शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ रही है। तो ये फिलहाल हार के बैठा हुआ है, या फिर 2-3 जितने भी संघर्ष किए उसमें उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन घुन्नस तो है। अब क्या होता है साहब? देखो, याद करो, मोकल के समय पर नागौर के फिरोज खां को हराया गया था। फिरोज खां को हराया था और फिर फिरोज खां को फिर से नियुक्त कर दिया था, और संधि हुई थी। संधि क्या हुई थी कि साहब तुम जो नागौर का किला है उसका जीर्णोद्धार नहीं कराओगे। अब ठीक है साहब, फिरोज खां तो चला गया। कब? 1456 में इसकी हो गई मृत्यु। इसके 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है शम्स खां और एक होता है मुजाहिद खां। ठीक है साहब। अब बड़ा बेटा कौन है? शम्स खां, और छोटा बेटा कौन है? मुजाहिद खां। तो बनना तो चाहिए शम्स खां अगला जो प्रशासक होगा नागौर का, लेकिन मुजाहिद खां उसको परास्त कर देता है और खुद बन जाता है। तो ये रोता रोता किसके पास जाएगा? कुंभा के पास।
कुंभा के पास आता है। कुंभा फिर से अपने सैन्य बल के माध्यम से शम्स खां को बना देता है और मुजाहिद खां को हटा देता है। कोई बात नहीं साहब, चल रही बढ़िया गाड़ी चल रही, शम्स खां चल रहा है। अब कुंभा सेटल हो गया। अब धीरे धीरे क्या करता है, ये शाणपत्ती करता है। ये शाणपत्ती क्या करता है, ये धीरे धीरे से नागौर के किले का जीर्णोद्धार करवाना शुरू कर लेता है, दीवारों की मरम्मत कराना शुरू करता है। अब दीवारों की मरम्मत करा दी तो जो संधि ये मोकल जी कर गए थे उसकी उल्लंघन हुआ, इस बात का पता कुंभा को लगता है। तो कुंभा समझता है कि ये तो 1.5 सेना बन रहा है, हो सकता है समय के बाद ये हमारा ही विरोध करे या फिर हमसे ही प्रतिकार लेने के लिए तैयारी कर रहा हो। तो कुंभा जी जाते हैं सेना लेके और शम्स खां पे भारी आक्रमण करते हैं, नागौर में भारी तोड़फोड़ कराते हैं। इस बात से शम्स खां नाराज हो जाता है। अब ये कहाँ जाता है, उम्मीद की तलाश में रोता रोता गुजरात में। अब गुजरात में इस समय कौन है, कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह अब इसके पास जाता है। ये सारा वृतांत कुतुबुद्दीन शाह सुनता है। अब देखो, हर किसी के मुंह की कहानी अलग होती है। अगर आप किसी से, दो लोगों के बीच का झगड़ा है ए और बी का, ठीक है, अगर बी इसी कहानी को आपको सुनाएगा ना तो ये कहानी अलग होगी, और इस कहानी को सी आपको सुनाएगा ना तो ये कहानी बिल्कुल अलग होगी। तो हो सकता है इसने भड़का के इसको बोला गया हो कि पहले हमारा शासक था, मार दिया, फिर आ गए, फिर मेरे भाई को भी मार दिया, फिर मैं बन रहा था, फिर मैं भी इनके आंखों में खटकता रहा, फिर मेरे पे भी आक्रमण किया, मस्जिदों को भी तोड़ा। तो किसी भी तरीके से ये भी एक मुस्लिम शासक है, ये भी मुस्लिम शासक है, ऐसा कोई भी कर सकता है। तो भड़काया होगा तो साहब ये राजी हो जाता है, भाई तुम्हारी सहायता की जाएगी। तो ये प्लानिंग बनाता है। ये प्लानिंग क्या बनाता है कि कुतुबुद्दीन शाह 2 फ्रंट पर आक्रमण करता है, ठीक है। एक तो आक्रमण किया जाता है कुंभलगढ़ पर और एक आक्रमण किया जाता है आबू पर। आबू पर तो ये भेजता है अपने सेनापति को, कुंभलगढ़ की हो जाता है स्वयं, लेकिन यहाँ पे आबू की और इसका सेनापति परास्त हो जाता है। और यहाँ पर भी कुंभलगढ़ को विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है और सेना यहाँ पे परास्त हो ही चुकी है आधी, तो इसको लगता है कि अब यहाँ से लौट जाना सही है। तो जब ये लौट रहा होता है, इस सारी घटना को कौन देख रहा है, महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी बोलता है, अरे अरे भाई निराश होकर जाओ मत, कहाँ जा रहे हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि हम अकेले अकेले तो इसको हरा नहीं पाएंगे, क्यों ना एक हो जाए। तो मांडू और गुजरात के मध्य ये संधि हो जाती है, किस किस के, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह, कहने को नागौर भी कह सकते हैं हम, शम्स खां, इनके मध्य संधि हो जाती है कि हम मिलकर चित्तौड़ मतलब मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर आक्रमण करेंगे। पहले इसको परास्त करते हैं, बाद में उसका बंटवारा कर लेंगे कि भाई तुम्हारी सीमाएं कहाँ कहाँ तक होगी, ये मांडू में आ जाएगा, जो भी होगा बाद में कर लेंगे। ये कौन सी जगह पर होती है, चंपानेर में। कब होती है, 1456 में। इसी को चंपानेर संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में ये गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह कुंभा से संधि कर लेता है। भाई कुंभा समझा देता होगा, भाई तेरी तो लड़ाई है ही नहीं, तू क्यों बीच में आ रहा है, वो तो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, कल को उसकी वजह से हम दोनों और लड़ मरेंगे, ठीक है। तो ये बाद में उससे संधि कर लेता है। इसके संधि करने के बाद ये फिर से अकेला पड़ जाता है महमूद खिलजी मांडू का, और धीरे 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 फिर ये भी संघर्षों की तीव्रता कम होती जाती है और मांडू और मेवाड़ के संघर्ष भी खत्म हो जाते हैं। तो अब ये सारी की सारी बातें हो गई हमारी किससे संबंधित, युद्धों से संबंधित, या इन्होंने कौन कौन सी घटनाएं इनके समय पर हुई। इसके अतिरिक्त कुंभा ने कुंभलगढ़ में कई सारे काम किए। कुंभा, सिर्फ कुंभा नहीं, महाराणा कुंभा, ठीक है। समय 1433 से कब तक चलेगा देखेंगे। अब ये कुंभा, इन्होंने क्या करवाया साहब, इन्होंने कुंभलगढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, देखा था हमने, ठीक है। इन्होंने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण। ये कुंभ श्याम मंदिर वही मंदिर है जिसमें बाद में मीरा जी कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करती है, जिसको मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसका निर्माण करवाया। और कहा जाता है कि चित्तौड़ मतलब मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से तकरीबन 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय अकेले कुंभा को जाता है। उनमें से जो मुख्य दुर्ग है उसमें आ जाता है कुंभलगढ़, जो बाद में अब संकटकालीन राजधानी भी बनेगी मेवाड़ के राजाओं की, ठीक है, कुंभलगढ़। दूसरा आ जाता है अचलगढ़, अचलगढ़। तीसरा आ जाता है अपना बैराट का दुर्ग, बैराट का दुर्ग। और मेर जनजाति से लड़ने के लिए भोमट का दुर्ग, भोमट भीलों से लड़ने के लिए भोमट दुर्ग, बैराट दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़, एक बसंतीगढ़, बसंतीगढ़ या बसंती दुर्ग भी बोलते हैं। ये सारे के सारे, इसमें से इनका तो निर्माण करवाया था और अचलगढ़ का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है ना। पुराना कोई किला होगा उसको और मरम्मत करके फिर से नया जैसा बना दिया होगा। कई सारी चीज़ों का श्रेय इनको जाता है। इनके शासनकाल में स्थापत्य, कला, साहित्य सभी का बहुत विकास हुआ। कुंभा को अकेले पढ़ना डिटेल में काफ़ी आनंद आएगा, ठीक है साहब। अब कुंभा जी का तो शासनकाल चल रहा है, अब चलता जाता है। अब इनका पुत्र होता है उदा, ठीक है।
इसके मन में बड़ी लालचना लग रही है, इसके सत्ता पाने का बड़ा मन में वो है कि मैं सत्ता पाऊं, कैसे पाऊं, कुछ भी करूं। तो ये छल से जब कुंभा का वृद्धावस्था चल रही होती है तो कुंभा को उन्माद रोग हो जाता है। उन्माद रोग कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही कई जगह देखने को मिलेगा, इसलिए बता रहा हूँ। बुढ़ापे में जैसे बिसरी बिसरी बातें करते हैं, कुछ भी कह दिया बिना सोचे समझे, या कुछ बात करी थी थोड़ी देर बाद भूल गए, तो कुंभा को बुढ़ापे में उन्माद रोग हो जाता है। तो ये सोचता है यार ये क्या आदमी, बूढ़ा आदमी राजा बन के बैठा रहता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल के भूल जाता है। तो 1468 में, ठीक है, ये इसकी कटार घोंप कर हत्या कर देता है। कटार घोंप कर अपने ही बाप की हत्या कर दी, इसलिए उदा मेवाड़ का पितृहंता कहलाता है। क्या? पितृहंता, अपनी पिता की हत्या करने वाला। अब पितृहंता कहलाता है, ठीक है साहब, ये मेवाड़ का इकलौता पितृहंता है। आपको मुस्लिम शासकों में तो कई सारे मिलेंगे जो अपने बाप को मार के बने होंगे, लेकिन मेवाड़ में पहला मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो एक परंपरा थी कि भाई वो उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा, जो सामान्य तौर पे तो बड़ा पुत्र ही होता था। तो मेवाड़ का पितृहंता है। अब जैसे तैसे ये 1468 में बन गया। कौन? उदा। अब जब इसने स्वयं राजा को मार दिया तो अकेला ऐसे ही तो नहीं मारा होगा भाई, हर जगह पे जैसे ये मेवाड़ है तो मेवाड़ के अंदर भी तो जो सरदार हैं ये छोटी मोटी जागीरों के, ठीक है, इनमें भी तो ग्रुप बने होते होंगे भाई। इसके कई सारे 4-5 इसके बेटे हैं, ABCD किसी राजा के, तो ये 3 लोग बोलते होंगे कि साहब आप सत्ता को हथिया लो, हम आपके समर्थन में हैं। फिर ये लोग बोलते होंगे 2 कि आप हथिया लो, हम आपके समर्थन में। ये ऐसा क्यों बोलते होंगे? क्योंकि अगर ये इसको समर्थन देंगे, कल को ये राजा बनता है तो ये इन्हें बड़ी जागीरें देगा या इन्हें कुछ फायदे पहुंचाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बड़ा दल इसके भी साथ होगा, तो किसी ना किसी प्रकार से ये सत्ता तो हथिया लेता है। लेकिन इसने पिता को मारा है, तो जो यहाँ के सिसोदिया सरदार थे मेवाड़ के, उनमें विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या करते हैं साहब, जो दूसरा पुत्र था इसका, कौन? रायमल। ये रायमल वही रायमल है जिसने जोधा की छोरी किससे ब्याह किया था? श्रृंगार देवी से, घोषुंडी अभिलेख से पता लगा था। वो इससे संघर्ष करता है, वो इससे संघर्ष पुरता है। तो 1473 में तकरीबन 5 साल तक उदा शासन करता है। दाडिमपुर का युद्ध होता है, दाडिमपुर, और दाडिमपुर के युद्ध में ये इसको परास्त कर देता है। किसको? उदा को। और उदा को परास्त करने के बाद ये स्वयं अगला शासक कौन बन जाएगा? रायमल। तो मैं सीधा नाम लिख देता हूं, रायमल। तो यहां पे उदा तो आ गया। उदा कब से कब तक आया? 1468 से 73 तक। और इसके बाद दाडिमपुर के युद्ध के बाद आ गया रायमल। रायमल कब से आया? 1473 से। देखते हैं कब तक चलेगा। अब साहब रायमल आ गया। अब रायमल आ गया 1509 तक लिख देते हैं, ठीक है। अब रायमल आ गया। अब रायमल का अधिकतर समय मांडू या मालवा से संघर्ष करते हुए निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जब देखो मेवाड़ था, मेवाड़ पर पहले कौन है? उदा। इधर मैं मांडू ले लेता हूं। अभी मांडू का शासक है गयासुद्दीन। अब जब ये उदा था तो उदा को इसने परास्त करके कौन बन गया यहाँ पे? रायमल। दाडिमपुर के युद्ध में कब? 1473 में। तो ये अपने प्राण बचाकर भागता है और ये चला जाता है गयासुद्दीन के पास और उसको बोलता है कि मेरा पैतृक राज्य मुझे वापस दिलाओ। इनके बीच में कुछ संधि होती होगी कि भैया अगर मुझे जिला दोगे तो इतना इतना राज तुम्हें दे दूंगा, इतना धन संपदा दूंगा। ये भी फ्री में इसकी मदद क्यों करेगा? क्योंकि अगर ये मेवाड़ का था तो मेवाड़ मांडू में संघर्ष होता था। आज तुम राजा नहीं हो तो क्या संघर्ष खत्म हो गया क्या? पर कुछ संधि होती होगी, भाई पूरा मेवाड़ ना मिला तो आधा में ही मिल जाए, वाड़ इसको दे दे। इस प्रकार से कोई संधि होती होगी, भाई बड़ा क्षेत्र ये ले लेगा। तो किसी ना किसी प्रकार से संधि के लिए जाता है। अब ये आक्रमण करता है किस पर? मेवाड़ पर। तो ये अपने 3 आक्रमण करता है। तो इन 3 आक्रमणों में से 2 आक्रमणों का तो रायमल बहुत बढ़िया से प्रतिकार करता है और इसको परास्त कर देता है, ठीक है साहब। ये हो गया विफल। कौन? गयासुद्दीन। लेकिन तीसरे आक्रमण में गयासुद्दीन ये इसको परास्त कर देता है। इसको परास्त कर देता है मतलब भारी तोड़फोड़ मचाता है, इसको भारी नुकसान पहुंचाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय मेवाड़ में आंतरिक अशांति फैल जाती है। मेवाड़ आंतरिक अशांति के दौर से गुजर रहा होता है। अब ये क्या थी आंतरिक अशांति? तो इस बात को छोड़कर हम इस बात की ओर आते हैं आंतरिक अशांति की तरफ। क्या थी साहब? इसके कारण क्या थे कि इसको तीसरे आक्रमण में विफल होना पड़ा रायमल को? देखो साहब, ये थे रायमल जी। रायमल, इनके मुख्य रूप से मैं 3 पुत्रों का जिक्र करूंगा। पुत्र तो कई सारे हो सकते हैं इनके। एक तो था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। एक था जयमल, ठीक है, और इधर था संग्राम सिंह, ठीक है। अब पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत प्रतापी राजकुमार था, ठीक है, बहुत तेज गति से दौड़ता भी था,
राजकुमार था किंतु अपनी व्यक्तिगत सेना रखता था, और व्यक्तिगत सेना ही नहीं करता था, अपनी व्यक्तिगत सैन्य अभियान भी करता था। ठीक है, तो ये बहुत प्रतापी राजकुमार था। जब राजकुमार था तभी ऐसे कारनामे करता था। तो अब इसके मन में बड़ी उत्सुकता रहती है कि भाई ये ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, इसकी आस्था बड़ी होती है ज्योतिष में। तो ये एक बार एक ज्योतिष से पूछते हैं कि भाई हमें अगला जो राजा बनेगा मेवाड़ का वो कौन बनेगा। तो ज्योतिष साहब इसका हाथ देखता है, इसका देखता है, इसका देखता है, इन दोनों को मना कर देता है और बोलता है ये बनेगा। इस बात से संग्राम सिंह से नाराज हो जाते हैं, उसकी ठुकाई करने लग जाते हैं। जैसे तैसे संग्राम सिंह प्राण बचाता है। बीच में एक आदमी आता है सारंगदेव, वो बोलता है अरे तुम निश्चय क्यों लड़ रहे हो यार, ये एक ज्योतिष ने बोल दिया तो क्या इसकी बात सत्य थोड़ी आ गई। मैं एक भीलनी को जानता हूँ, सॉरी चारनी को जानता हूँ, भीलन गांव की चारनी को, तो चलो उसके पास चलते हैं, और वो उसका कहा हुआ है ना कभी झूठ नहीं होता, तो हम उस चारनी के पास चलते हैं। तो ठीक है साहब, ये चारनी के पास जाते हैं। जब ये चारनी के पास जाते हैं तो उस कुटिया में कोई नहीं होता, तो ये जाते हैं। सबसे पहले ये सबसे बड़ा है तो किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जयमल को भी एक छोटी सी जगह दिखती है तो उस पर बैठ जाता है। अब बैठने के लिए और कोई जगह नहीं थी कुटिया में, तो संग्राम सिंह क्या करता है, एक शेर की खाल पड़ी होती है उसको बिछाता है और उस पर बैठ जाता है। और जब वो चारनी अंदर आती है, प्रवेश करती है, तो ये पूछता है पृथ्वीराज भाई हम में से अगला राजकुमार कौन बनेगा, आप बताओ, आप भविष्य बताती हो। तो बोलता है शेर की खाल पर कौन बैठा है, कि ये सांगा बोलता है मैं, कि तो अगला राजकुमार तो यही बनेगा। तो पृथ्वीराज को बहुत गुस्सा आ जाता है और ये इस पर आक्रमण कर देता है। इसी समय पे संग्राम की एक आंख भी फूट जाती है। ठीक है, तो अब संग्राम की आंख फूट चुकी है भाई साहब, ये तो जानलेवा आक्रमण हो गया। तो संग्राम सिंह यहाँ से अपने जान बचाकर ये लोग भागते हैं सावंतरी गांव, और बाद में सावंतरी गांव से कहाँ जाते हैं ये, अजमेर की ओर। और अजमेर में एक व्यक्ति होता है, ठीक है, डाकू गुंडा प्रवृत्ति का टाइप का, कौन, करमचंद पंवार, करमचंद पंवार, उसके पास शरण लेता है। अब भाई एक राजकुमार एक व्यक्ति के पास, भगोड़े के पास क्यों रह रहा है, भगोड़े के पास इसलिए रह रहा है साहब, ये रहने को तो कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन ये इसके खून के प्यासे हो रहे हैं कि भाई ये राजा बनेगा, मैं इसको जीवित ही नहीं रहने दूंगा तो राजा कहाँ से बनेगा। तो ये अपने प्राण बचाने के लिए गुप्त रूप से निवास कर रहा है। अब सांगा कहाँ है किसी को भी पता नहीं है। तो साहब ये सांगा तो चला गया। अब कौन बचे मेवाड़ में, ये दोनों बचे। अब ये दोनों बचे तो इन्होंने किससे टकराव ले रखा है, रायमल सिंह ने किससे, मांडू के किस व्यक्ति से ले रखा है, गयासुद्दीन से। भाई वो गया था ना, कौन, उदा, सहायता के लिए गया था, तो ये बार बार आक्रमण कर रहा था, 2 आक्रमण विफल कर दिए थे। तो मेवाड़ की एक जागीर होती है टोंडा जागीर, उस पर गयासुद्दीन आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है, और यहाँ का जागीरदार होता है राव सुल्तान। तो राव सुल्तान एक शर्त रखता है कि इसकी पुत्री होती है ताराबाई, कि मैं अपनी बेटी ताराबाई का विवाह उसी व्यक्ति से करूंगा जो मुझे मेरी जागीर टोंडा वापस जीत कर दिला दे। ये बड़ी सुंदर होती है। इस बात का पता लगता है किसको, जयमल को। जयमल, ये सारे के सारे है ना नारी प्रेमी लोग ही बहुत रहे हैं राजवंशों में। तो जब विवाह की बात आती है और पता लगता है कि भाई बहुत सुंदर युवती है तो दौड़ा दौड़ा जाता है। इसकी युवती को देखता है, आसक्त होता है और बोलता है मुझसे विवाह कर लो। युवती बोलती है भाई पिताजी से मिलके आओ, ठीक है ना, टोंडा जीत के लाओ, बाद में बात करना। तो ये बोलता है तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम जैसी को तो मैं दासी बना के रख लूँ। अभद्र व्यवहार करता है। पिताजी राव सुल्तान जी नाराज होते हैं, इसको निपटा देते हैं। जयमल निपट गया। संग्राम पता नहीं कहाँ गुप्त निवास में चल रहा है इसका, अलग ही ये पांडव का वनवास चल रहा है, ठीक है, गुप्तवास, अज्ञातवास। अब बचा पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार। तो पृथ्वीराज की एक बार क्या घटना होती है, अब पृथ्वीराज जाता है राव सुल्तान के पास कि भाई क्या बात हो कि तुमने हमारे भाई को कैसे टपका दिया। तो ये बोलता है भाई ये ऐसा ऐसा किया, ये क्या तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, ये इस बात की बात है। तो बोलता है ये, तो बोलता है चलो ठीक है छोड़ो इस बात को, तुम्हें टोंडा चाहिए ना। तो ये टोंडा जीतता है, टोंडा के अतिरिक्त अजमेर भी जीतता है और टोंडा इसको दे देता है। अब ये ताराबाई से इसका विवाह करा देगा जैसी इसकी शर्त थी। तो ताराबाई से किसका विवाह हो गया, पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार का। ये ताराबाई वही ताराबाई है जिनके नाम पर पृथ्वीराज अजमेर के किले का जीर्णोद्धार करवाते हैं और उसका नाम रख देते हैं तारागढ़। ठीक है साहब, ये तारागढ़ वाली कहानी आ गई थोड़ी सी। अब समय चल रहा है, अब समय चलने के साथ साथ अब पृथ्वीराज के साथ क्या घटना होती है कि इनकी बहन होती है आनंदा। अब आनंदा का विवाह किया जाता है, आनंदा का विवाह किया जाता है सिरोही के जगमाल के साथ। अब इनमें आपस में कुछ अनबन चल रही होगी। इस अनबन को सेटल करने के लिए ये जाते हैं पृथ्वीराज, कहाँ पे, सिरोही। अब ये पृथ्वीराज सिरोही जाते हैं तो इस जगमाल को ये बात बुरी लगती है तो भाई ये सैन्य शक्ति भी से भी तो प्रबल है। तो ये सोचता है कि यार ये मतलब ज़्यादा दबाने आ गया मुझे, ये वो। तो बाद में ये बोलता है जयमल कि ठीक है मैं मान गया, मैं समझ गया, आपने समझाया। तो ये वापस जब आता है तो ये क्या करता है, इसको
विषैले लाडू या फिर कुछ खाने का पदार्थ देता है और बोलता है कि लो साले साहब, आप जब जाओगे तो लंबा रास्ता है, भूख लगे तो ये खा लेना। ठीक है साहब। पृथ्वीराज ले आता है कि ये तो समझ गया भाई जी, अपने तो जीजाजी लगते हैं कि कोई बात नहीं। अब ये रास्ते में खाता है और उन जहरीले लाडू या खाद्य पदार्थ जो भी होगा, खाद्य सामग्री, उसको खाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज भी निमट गया, जयमल भी निमट गया, संग्राम सिंह का कुछ अता पता नहीं है। तो अपने अंत समय में ये वाली जो अशांति थी, आंतरिक अशांति, इसी समय जो वो तीसरा आक्रमण हुआ था गयासुद्दीन का, वो हुआ था जो विफल हुआ, क्योंकि सेना बिखरी पड़ी है, पृथ्वीराज अलग ही कहीं है, नेतृत्व करने वाले हैं नहीं। ठीक है। तो अब संग्राम सिंह का अता पता नहीं है। अपने अंतिम समय में जयमल जी बड़े धर्म संकट के दौर से गुजर रहे हैं। किस धर्म संकट के दौर से? भाई मैं अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित करूं? पहले तो घोषित किया नहीं, उसकी वजह से छोरे लड़ मरे। अब घोषित करने के लिए कोई बचा नहीं। तो अंत समय पे करमचंद पंवार आता है और बताता है कि साहब आपका बेटा वहां पे अजमेर में मेरे पास है। तो ये उसको बुलावा भिजवाते हैं कि भाई सांगा बाबू आओ, ठीक है ना, तुम्हारा राज तिलक करेंगे। सांगा बाबू मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैं दिखता नहीं था क्या, जब ये सारे के सारे मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे, कोई आंख फोड़ रहा था, तो नहीं जाते सांगा कि मुझे तो नहीं चाहिए राजपाट, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है साहब, ये धर्म संकट में जी रहा है, अब क्या होगा मेवाड़ का। फिर करमचंद पंवार समझाता है इसको कि भाई जाओ, अपना तुम्हारा राजपाट वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसको संभालो। अगर तुम उसको नहीं भी संभालोगे तो क्या होगा, पिताजी युद्ध तो हार ही रहे हैं, कोई ना कोई इसको हड़प लेगा, तो तुम्हारे समूल जितना भी, इतनी वंशावली तुम्हारी चली आ रही है, तुम्हारा इतना जितना भी गौरवमय इतिहास है, वो तो धूमिल हो जाएगा और तुम इसके सच्चे उत्तराधिकारी जाओ। तो यहाँ पे सांगा जाता है, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1509 से सांगा का शासनकाल चालू होता है, जो 1528 तक चलता है। अब सांगा से मेवाड़ का आगे का इतिहास हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी, मतलब ये उस प्रकार से समझ में आई होगी कि आपके मन मस्तिष्क रूप में अगर आप 2-3 बार इस कहानी को देख लेंगे तो आपको स्मरण रह जाए। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेवाड़ का सारा इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मेवाड़ की कहानी इस प्रकार से बता रहा हूँ कि वो आपको समझ में आ जाए। बाकी एक एक जो भी शासक है वो आपको इंडिविजुअल पढ़ना पड़ेगा, एक एक शासक में आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। और ये जो शासक निकला है कुंभा, अब तक के शासकों में ये महा इंपॉर्टेंट शासक है। अब जो आने वाला है अगला सांगा, आने वाले शासकों में ये भी महा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रताप आएगा और बाकी जिनके समय पर जो जो विशेष घटनाएं होगी उनका जिक्र तो मैं आपसे इस संदर्भ में कर ही लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से सभी से कि अब तक के मेरे द्वारा जो ये प्रयास किए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। सांगास के बाद की जो कहानी होगी वो पार्ट हम जो भी कहानी होगी वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।